पुष्पी पादपों यानी वो पौधे जिनमें फूल लगते हैं, उनमें लैंगिक प्रजनन सुनने में सीधा लगता है, पर यह दुनिया ना बड़ी ही पेचीदा और आकर्षक है। हाँ बिल्कुल। आज हम जीव विज्ञान की किताब के एक चैप्टर के आधार पर इसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे। एकदम। और हमारा मकसद यही है कि फूलों की बनावट से लेकर उनके मिलने जुलने के जो अनोखे तरीके हैं, हाँ। और फिर कैसे उनसे फल और बीज बनते, इस पूरी कहानी के जरूरी और दिलचस्प हिस्सों को समझे। सही। ये समझना कि ये पौधे जो बेचारे चल फिर नहीं सकते, वो अपनी पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और जरा सोचिए, ये फूल हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। उनकी खूबसूरती है ना, खुशबू, रंग, ये सब असल में उनके लैंगिक प्रजनन का ही तो हिस्सा है। सही बात है। इंसान तो सदियों से फूलों का दीवाना रहा है, सजावट से लेकर पूजा तक, प्यार जताना हो या शोक मनाना हो। हाँ, हर जगह फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती, वो तो एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है। बिल्कुल। पर एक जीव विज्ञानी के नजरिए से देखें तो फूल सिर्फ सुंदरता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो प्रकृति की इंजीनियरिंग का कमाल है। ये वो जगह है जहाँ लैंगिक प्रजनन की पूरी प्रक्रिया चलती है। अच्छा। इसमें दो मुख्य किरदार होते हैं, एक नर भाग जिसे पुंकेसर कहते हैं और दूसरा मादा भाग जिसे स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं निषेचन से पहले की तैयारी से। फूल खिलने से भी पहले पौधे के अंदर बहुत कुछ होता होगा। हाँ, काफी कुछ बदलता है। हार्मोन सिग्नल देते हैं और फिर पौधे में कुछ खास हिस्से होते हैं, फ्लोरल प्रिमोडियम कहते हैं उन्हें। वो विकसित होकर पहले कली और फिर फूल बनाते हैं। अच्छा। और इसी दौरान ये पुंकेसर और स्त्री केसर भी तैयार होते हैं। तो पहले नर भाग को देखें, पुंकेसर को। हाँ। इसके दो हिस्से होते हैं, एक पतला सा डंठल फिलामेंट और उसके सिरे पर होता है परागकोश, एंथर। यही परागकण बनते हैं। परागकण, पोलन ग्रेन्स, ये तो सुने हैं, बल्कि कई लोगों को इनसे एलर्जी भी होती है। हाँ, होती है। ये परागकोश के अंदर बनते कैसे हैं? देखिए, परागकोश के अंदर ना खास थैलियां होती हैं, लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। इनके अंदर होती हैं पराग मात्र कोशिकाएं, पोलन मदर सेल्स। इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। ये वो वाला डिवीजन है ना जिसमें क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। बिल्कुल वही। इससे बनते हैं लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर्स, और यही माइक्रोस्पोर्स आगे चलकर परागकण यानी पोलन ग्रेन में बदल जाते हैं। अच्छा, तो इन माइक्रोस्पोर्स को खाना पीना, पोषण कहाँ से मिलता है? उसके लिए परागकोश की सबसे अंदर वाली परत होती है टेपीटम। टेपीटम। हाँ, ये एक नर्सरी की तरह काम करती है, जो परागकण बन रहे होते हैं उनको पोषण देती है। इसकी कोशिकाएं भी काफी एक्टिव होती हैं और अक्सर उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस केंद्रक भी होते हैं। अच्छा, और ये परागकण खुद कैसे दिखते हैं? छोटे होते होंगे काफी। हाँ, साइज में छोटे ही होते हैं, आमतौर पर गोल, करीब 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के। पर इनकी जो बाहरी दीवार है ना, बाह्य चोल या एक्साइन, वो कमाल की चीज है। एक्साइन क्या खास है उसमें? वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन नाम के पदार्थ से। स्पोरोपोलिनिन, ये नाम तो सुना है शायद। हाँ, ये शायद प्रकृति का सबसे ज्यादा टिकाऊ, सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। सबसे टिकाऊ मतलब इसे तेज गर्मी, तेज एसिड या एल्कली भी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कोई ऐसा एंजाइम भी पता नहीं है जो इसे पचा सके। अरे वाह। इसी वजह से हजारों लाखों साल पुराने परागकण भी हमें जीवाश्म फॉसिल के रूप में मिल जाते हैं, जैसे टाइम कैप्सूल हो। गजब। यानी ये परागकण को जबरदस्त सुरक्षा देता है। लेकिन अगर ये इतना सख्त है तो पराग नलिका कैसे बाहर आती होगी? कहीं छेद भी होते हैं क्या इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जनन छिद्र या जर्म पोर्स कहते हैं उन्हें। इन जगहों पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। अच्छा, तो वहीं से? हाँ, निषेचन के वक्त पराग नलिका यहीं से बाहर निकलती है और जो अंदर की परत होती है, इंटाइन, वो पतली होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई। ठीक है, तो एक तैयार परागकण के अंदर क्या क्या होता है? मुख्य रूप से दो कोशिकाएं, एक बड़ी कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल, इसमें काफी भोजन जमा होता है और यही पराग नलिका बनाती है। और दूसरी छोटी होती है जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल। ये कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है और यही विभाजित होकर दो नर युग्मक
मेल गैमेट्स बनाती है। यही वो सेल्स हैं जो असल में जाकर निषेचन करती हैं। अच्छा, क्या सभी पौधों में परागकण इसी 2 सेल वाली स्टेज में झड़ते हैं? नहीं, ज्यादातर में करीब 60% पौधों में तो इसी 2 सेल वाली स्टेज में कायिक प्लस जनन झड़ते हैं। लेकिन बाकी में वो जो जनन कोशिका है ना, हाँ, वो परागकण झड़ने से पहले ही विभाजित हो जाती है। तो परागकण 3 सेल वाली स्टेज में झड़ता है, एक कायिक कोशिका और 2 नरयुग्मक। आपने बताया था कि ये परागकण एलर्जी करते हैं, पर क्या इनके कुछ फायदे भी हैं? बिल्कुल है। एक तरफ तो ये कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी कर सकते हैं, दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी दिक्कतें, जैसे वो पार्थीनियम या गाजर घास है, उससे काफी लोगों को होती है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये पोषण से भी भरपूर होते हैं। इसीलिए आजकल पोलन टैबलेट्स और सिरप आते हैं सप्लीमेंट के तौर पर। पश्चिमी देशों में तो काफी चलन है इनका, खासकर एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एनर्जी के लिए। हाँ, माना जाता है कि इनसे प्रदर्शन बेहतर होता है। और ये परागकण कितने समय तक मतलब एक्टिव रहते हैं, निषेचन के लायक? उनकी वायबिलिटी कितनी होती है? ये बहुत अलग अलग होता है। कुछ अनाज हैं जैसे गेहूं, चावल, उनमें तो ये झड़ने के आधे घंटे के अंदर ही बेकार हो जाते हैं। सिर्फ आधा घंटा? हाँ, लेकिन कुछ दूसरे कुल हैं जैसे गुलाब या मटर या आलू वाला कुल, उनमें ये महीनों तक कारगर रह सकते हैं। महीनों तक? और कमाल की बात यह है कि इन्हें बहुत कम तापमान पर, जैसे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में सालों तक स्टोर किया जा सकता है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड? हाँ, पोलन बैंक्स में, ताकि बाद में जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, फसल सुधार कार्यक्रम, उनमें इस्तेमाल किया जा सके। वाह, ये तो हुई नर पक्ष की पूरी तैयारी। अब आते हैं मादा जनन अंग पर। स्त्री केसर या जायांग, जिसे गाइनोशियम भी कहते हैं। हाँ, गाइनोशियम। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो अक्सर चिपचिपा सा होता है, वो है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। स्टिग्मा, ये लैंडिंग पैड है परागकणों के लिए। बिल्कुल, वहीं पर परागकण आकर गिरते हैं। फिर स्टिग्मा के नीचे एक पतली नली जैसा हिस्सा होता है, वर्तिका या स्टाइल। और सबसे नीचे फूला हुआ हिस्सा होता है अंडाशय यानी ओवरी। इसी ओवरी के अंदर होते हैं बीजांड या ओव्यूल्स, और यही बीजांड आगे चलकर बीज बनते हैं। अंडाशय के अंदर कितने बीजांड हो सकते हैं, एक या ज्यादा? ये भी पौधे पे निर्भर करता है। एक भी हो सकता है जैसे आम में या गेहूं में, या बहुत सारे भी हो सकते हैं जैसे पपीते में या तरबूज में, ऑर्किड्स में। और ये बीजांड अंडाशय से कैसे जुड़े होते हैं? हर बीजांड एक छोटे डंठल फ्यूनिकल से अंडाशय की अंदरूनी दीवार प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ठीक है, अब इस बीजांड के अंदर क्या है, इसकी बनावट कैसी है? बीजांड के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच की तरह 1 या 2 परतें होती हैं। इन्हें अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स? हाँ, ये परतें पूरे बीजांड को ढके रहती हैं, सिवाय एक छोटी सी जगह के। एक छोटा सा छेद जैसा होता है जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल? इसके अंदर कोशिकाओं का एक समूह होता है, बीजांडकाय या न्यूसेलस। इसमें भोजन जमा रहता है, और इसी न्यूसेलस के अंदर विकसित होता है सबसे जरूरी हिस्सा, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। इसे मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं। भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, ये कैसे बनता है? क्या इसका तरीका भी परागकण जैसा ही है? सूत्री विभाजन होता है। बीजांडकाय यानी न्यूसेलस में एक खास कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल या MMC। हाँ, इसमें मियोसिस होता है जिससे 4 गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर्स बनते हैं। लेकिन ज्यादातर फूलों वाले पौधों में क्या होता है कि इन 4 में से 3 बेकार हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ एक बचता है? हाँ, सिर्फ एक ही क्रियाशील फंक्शनल रहता है। फिर उस एक का क्या होता है? यही एक क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे विकसित होकर पूरा भ्रूण कोश बनाता है। इसका जो केंद्रक न्यूक्लियस है वो 3 बार माइटोसिस करता है, समसूत्री विभाजन। 3 बार? तो 2 से 4, 4 से 8, कुल 8 केंद्रक बन जाते होंगे। बिल्कुल, 8 केंद्रक बन जाते हैं। और ये जो विभाजन होते हैं ना शुरू में, वो मुक्त केंद्रकीय होते हैं, फ्री न्यूक्लियर। मतलब केंद्रक तो बनते जाते हैं, पर उनके बीच फौरन कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं बनती। अच्छा, पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, 8 न्यूक्लियस। फिर कोशिकाएं कैसे बनती हैं इनमें? बाद में सेल वॉल बनती है, और ये 8 केंद्रक 7 कोशिकाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये अरेंजमेंट बड़ा खास होता है। कैसा? देखो, जो माइक्रोपाइल वाला सिरा था ना, बीजांड द्वार, हाँ, उस तरफ 3 कोशिकाएं बनती हैं। बीच में होती है अंड कोशिका, एग सेल।
यही असली फीमेल गैमीट है। और उसके अगल बगल होती हैं 2 सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, इनका क्या काम है? इन सिनर्जिड्स में माइक्रोपाइल की तरफ एक खास स्ट्रक्चर होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये पराग नलिका को रास्ता दिखाने में मदद करता है कि उसे किधर जाना है। अच्छा, तो ये 3 कोशिकाएं हो गई, बाकी 5 केंद्रक? 3 कोशिकाएं बनती हैं दूसरे सिरे पर, निभागीय सिरे पर, चलाजल एंड पर। इन्हें कहते हैं प्रतिव्यसांत या एंटीपोडल्स। और बीच में रह जाती है एक बड़ी सी कोशिका, सेंट्रल सेल। इसके अंदर बाकी के 2 केंद्रक होते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो मतलब 3 कोशिकाएं एक तरफ, 3 दूसरी तरफ और एक बड़ी बीच में जिसके अंदर 2 केंद्रक, तो कुल 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक। एकदम सही। ये है एक टिपिकल परिपक्व भ्रूण कोश का सेटअप। कमाल है, कितना सटीक इंतजाम है प्रकृति का। तो अब नर युग्मक तैयार हैं परागकण में और मादा युग्मक यानी अंड कोशिका तैयार है भ्रूण कोश में। अब अगला कदम है इनका मिलना, मतलब परागण, पॉलिनेशन। बिल्कुल। परागण का सीधा सा मतलब है परागणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना। अब पौधे तो चल नहीं सकते, तो उन्हें इस काम के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। भारी मदद जैसे हवा, पानी या फिर कोई जानवर। अच्छा, तो परागण के प्रकार भी होते होंगे? हाँ, होते हैं। इस आधार पर कि परागण कहाँ से आ रहा है। अगर परागण उसी फूल के अंदर हो जाए, मतलब उसी फूल का पराग उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरे, हाँ, तो उसे कहते हैं स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। अगर एक ही पौधे के एक फूल से परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, अच्छा, पौधा वही पर फूल दूसरा। हाँ, तो उसे कहते हैं सजात पुष्पी परागण या ज़ाइटोनोगैमी। ज़ाइटोनोगैमी। और अगर एक पौधे के फूल से परागकण उड़कर या किसी जीव के जरिए किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, बिल्कुल अलग पौधा। हाँ, बिल्कुल अलग पौधा, तो उसे कहते हैं परनिषेचन या जीनोगैमी। आनुवंशिक विविधता के लिहाज से देखें तो जीनोगैमी सबसे अच्छी है। ये जो पहला वाला था, स्वयुग्मन, ऑटोगैमी, ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? मतलब पराग के निकलने का टाइम और वर्तिकाग्र के तैयार होने का टाइम बिल्कुल एक होना चाहिए और वो पास पास भी होने चाहिए। हाँ, सामान्य खुले हुए फूलों में ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कुछ पौधे जैसे वायोला है, ऑक्सालिस है, कुमिलीना है, वो 2 तरह के फूल बनाते हैं। 2 तरह के? हाँ, एक तो सामान्य खुले हुए फूल जिन्हें चास्मोगैमस कहते हैं, और दूसरे ऐसे फूल जो कभी खिलते ही नहीं, बंद कली जैसे ही रहते हैं, उन्हें क्लिस्टोगैमस कहते हैं। बंद रहते हैं? हाँ। फिर परागण कैसे होता है? उन्हीं बंद फूलों के अंदर ही परागकोश फट जाता है और परागकण सीधे वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं, तो इनमें स्वपरागण पक्का हो जाता है। ये एक तरह का इंश्योरेंस प्लान है कि अगर परागण करने वाले जीव न भी हों, तब भी बीज तो बन ही जाए। वाह! और वो दूसरा वाला, सजात पुष्पी परागण, ज़ाइटोनोगैमी, ये सुनने में तो परपरागण जैसा है, क्योंकि परागकण एक फूल से दूसरे तक जा रहा है। हाँ, क्रिया के लिहाज से देखें तो ये परपरागण ही है, क्योंकि इसमें कोई कारक, कोई एजेंट चाहिए होता है पराग को ले जाने के लिए। लेकिन अगर आनुवांशिकी के नजरिए से देखें तो ये स्वपरागण जैसा ही है, क्योंकि दोनों फूल एक ही पौधे के हैं, उनका जेनेटिक मेकअप तो एक ही है। सही बात। अब बात करते हैं इन कारकों की, एजेंट्स की। आपने कहा हवा, पानी, जानवर। हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह के कारक हैं, अजीवीय, एबायोटिक, जिसमें हवा और पानी आते हैं, और जीवीय, बायोटिक, जिसमें प्राणी यानी एनिमल्स आते हैं। कौन ज्यादा कॉमन है? ज्यादातर पौधे जीवीय कारकों का, मतलब प्राणियों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर कीटों का। हवा और पानी से परागण करने वाले पौधे तुलनात्मक रूप से कम है। हवा से परागण, एनिमोफिली, इसके लिए क्या खास बातें जरूरी हैं? हवा से उड़ने के लिए परागकण हल्के होने चाहिए, चिपचिपे नहीं होने चाहिए। पुंकेसर अक्सर बाहर की तरफ निकले होते हैं ताकि हवा उन्हें आसानी से उड़ा ले जाए, और वर्तिकाग्र बड़े और अक्सर पंख जैसे रोएनदार होते हैं, ताकि हवा में उड़ते पराग को पकड़ सके। बिल्कुल, जैसे मक्के का भुट्टा देखा है, उसके ऊपर जो रेशमी बाल होते हैं वो असल में वर्तिकाग्र और वर्तिका ही है, हवा से पराग पकड़ने के लिए। घासों में हवा से परागण बहुत आम है। और पानी से परागण, हाइड्रोफिली, ये और भी कम पौधों में होता है, करीब 30 वंशों में ही मिलता है, ज्यादातर जलीय एक बीजपत्री पौधों में। अच्छा,
जैसे वैलेसनेरिया एक पौधा है, उसमें मादा फूल एक लंबे डंठल से पानी की सतह पर आ जाता है। नर फूल या परागकण पानी की सतह पर छोड़े जाते हैं और वो बहते हुए मादा फूल तक पहुंच जाते हैं। और समुद्री घासों में? उनमें तो ये सब पानी के अंदर ही होता है। परागकण पानी के अंदर छोड़े जाते हैं, वो लंबे फीते जैसे होते हैं और पानी में बहते रहते हैं। उन पर अक्सर श्लेष्मा म्यूसिलेज का कवर होता है ताकि वो पानी में गले नहीं। एक चीज मैंने सोची, जो फूल हवा या पानी से परागित होते हैं वो अक्सर रंगीन या खुशबूदार नहीं होते, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें किसी को लुभाने की जरूरत ही नहीं है। रंग, खुशबू, मकरंद यानी नेक्टर, ये सब तो प्राणियों को आकर्षित करने के तरीके हैं। ये जीवीय परागण जूफिली में काम आते हैं। जूफिली, प्राणियों द्वारा परागण? तो इसमें कौन कौन से प्राणी शामिल है? अरे बहुत सारे। मधुमक्खियां तो सबसे आम है ही, पर भौरे, तितलियां, पतंगे, बर यानी वॉस्प्स, चींटियां। पक्षी भी? हाँ, पक्षी भी, जैसे शकरखोरा, सनबर्ड्स, गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड्स। चमगादड़ भी परागण करते हैं। और कोई? यहाँ तक कि कुछ बड़े प्राणी भी, कुछ प्राइमेट्स जैसे लीमर, पेड़ों पर रहने वाले चूहे जैसे जानवर, और कुछ सरीसृप जैसे गेको छिपकली या गार्डन लिजर्ड, वो भी कुछ पौधों में परागण करते पाए गए हैं। कमाल है। तो इन फूलों में क्या खास बात होती है जो प्राणियों को खींचती हैं? अक्सर ये फूल बड़े होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं, उनमें तेज खुशबू होती है और वो मकरंद यानी नेक्टर से भरपूर होते हैं। नेक्टर मतलब मीठा रस? हाँ, अगर फूल छोटे हों तो वो गुच्छों में होते हैं ताकि दूर से दिखें। प्राणी रंग या खुशबू से आकर्षित होते हैं। कुछ फूल तो खास तरह की गंध निकालते हैं, जैसे मक्खियों या बीटल को आकर्षित करने के लिए थोड़ी सड़ी हुई सी गंध। अच्छा, और प्राणियों को बदले में क्या मिलता है? ये इनाम क्या है? सबसे आम इनाम तो यही नेक्टर और परागकण है। इन्हें खाने के चक्कर में प्राणी फूल पर आते हैं और उनके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। फिर जब वो दूसरे फूल पर जाते हैं तो वहां वर्तिकाग्र पर ये परागकण लग जाते हैं। हो गया परागण। क्या कोई और अनोखा इनाम भी होता है, सिर्फ नेक्टर और पराग ही नहीं? हाँ, कुछ पौधे और भी चालाक होते हैं। वो अंडा देने के लिए सुरक्षित जगह का लालच देते हैं। अंडा देने की जगह? हाँ, जैसे एक युक्का नाम का पौधा है और एक खास किस्म का पतंगा, मॉथ। इन दोनों का रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे के बिना इनका जीवन चक्र पूरा ही नहीं हो सकता। कैसे? वो पतंगा युक्का के अंडाशय के अंदर अंडे देता है और ऐसा करते हुए वो फूल को परागित भी कर देता है। फिर जब बीज बनने लगते हैं तो पतंगे के लार्वा अंडों से बाहर निकलते हैं और कुछ बीजों को खाकर बड़े होते हैं। वाह, मतलब दोनों का फायदा। लेकिन बहुत सारे पौधे तो उभयलिंगी होते हैं ना, मतलब नर और मादा अंग एक ही फूल में। उनमें तो स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और अगर लगातार स्वपरागण होता रहे तो उससे आनुवांशिक विविधता कम हो जाती है और कभी-कभी अंतःप्रजनन अवनमन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो जाता है। मतलब जो संतानें पैदा होती हैं वो थोड़ी कमजोर हो सकती हैं। तो पौधे इससे कैसे बचते हैं? उन्होंने कुछ तरीके अपनाए होंगे? हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं बहिर्प्रजनन युक्तियां या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। कई तरीके हैं। जैसे? एक तो ये कि परागकण और वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर परिपक्व हों, या फिर उनकी पोजीशन ऐसी हो कि पराग आसानी से वर्तिकाग्र तक पहुंच ही न पाए। अच्छा। एक और बहुत दिलचस्प तरीका है स्व अनिश्चेयता या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक तरह का जेनेटिक लॉक इन की सिस्टम है। जेनेटिक लॉक इन की मतलब फूल अपने ही पराग कण को पहचान लेता है और अगर वो उसी फूल का या उसी पौधे के दूसरे फूल का है तो उसे अंकुरित होने से या पराग नलिका को बढ़ने से रोक देता है। कमाल है। और सबसे सीधा तरीका क्या है स्वपरागण रोकने का? सबसे सीधा तरीका है एक लिंगी फूल बनाना। मतलब या तो फूल में सिर्फ नर अंग हो या सिर्फ मादा। हाँ। और अगर नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर ही लगें, डायोशियस कंडीशन जैसे पपीते में होता है, तब तो स्वपरागण का सवाल ही पैदा नहीं होता। सही। चलिए मान लिया परागण हो गया, हवा से, पानी से या किसी जीव से परागकण वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंच गया। अब क्या हर परागकण जो वहां गिरता है वो सफल होता है?
नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं पर आता है पराग स्त्री केसर संकर्षण, यानी पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। हाँ, वर्तिकाग्र में ये पहचानने की क्षमता होती है कि जो परागकण आया है वो सही टाइप का है, यानी कंपैटिबल है, या गलत टाइप का है, इनकम्पैटिबल। ये पहचान कैसे होती है? ये असल में एक तरह का केमिकल डायलॉग है, रासायनिक संवाद। परागकण और वर्तिकाग्र के बीच कुछ केमिकल सिग्नल्स का लेन देन होता है। अच्छा, तो अगर परागकण सही निकला, कंपैटिबल, तो वर्तिकाग्र उसे स्वीकार कर लेता है। परागकण अंकुरित होता है, उसमें से एक पराग नलिका पोलन ट्यूब निकलती है। ट्यूब। हाँ, ये ट्यूब वर्तिका यानी स्टाइल से होते हुई नीचे अंडाशय में बीजांड तक पहुंचती है। और याद है परागकण में 2 नर युग्मक थे। हाँ थे। वो दोनों इसी पोलन ट्यूब के अंदर अंदर बीजांड तक का सफर करते हैं। और अगर परागकण गलत टाइप का निकला तो वर्तिकाग्र उसे रिजेक्ट कर देता है। या तो पराग अंकुरित ही नहीं होगा, या फिर पोलन ट्यूब की ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, वो बीजांड तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये जानना तो फिर पादप प्रजनकों, प्लांट ब्रीडर्स के लिए बहुत जरूरी होता होगा। बहुत जरूरी। वो जो कृत्रिम संकरण करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसमें इसी जानकारी का इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब अपनी मर्जी के पौधों के बीच क्रॉस कराना। बिल्कुल। इसमें वो पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई अनचाहा परागकण वर्तिकाग्र पर ना आ जाए। वो कैसे? अगर फूल उभयलिंगी है तो कली अवस्था में ही चिमटी से उसके पराग कोश निकाल देते हैं। इसे कहते हैं विपुंसन या इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन। फिर उस फूल को एक थैली से ढक देते हैं, बटर पेपर की थैली से। इसे कहते हैं बैगिंग, ताकि कोई आवारा परागकण आके न बैठ जाए। बैगिंग। ठीक है। फिर जब उस फूल का वर्तिकाग्र तैयार हो जाता है तो अपनी पसंद के पौधे से लाए गए परागकणों को उस पर डालते हैं और फिर से थैली लगा देते हैं। अच्छा, इस तरह वो कंट्रोल करते हैं कि कौन से परागकण निषेचन करें। एकदम। ठीक है, तो अब मान लीजिए सही परागकण आया, पोलन ट्यूब बनी और वो बीजांड तक पहुंच गई। अब होता है असली मिलन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और आपने शुरू में कहा था कि फूलों वाले पौधों में ये बड़ा खास होता है, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल, ये बहुत ही अनोखी प्रक्रिया है। पोलन ट्यूब बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में पहुंचती है और वहां वो अपने दोनों नर युग्मकों को छोड़ देती है। दोनों को। फिर एक नर युग्मक जाता है अंड कोशिका एग सेल के पास और उसके न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है। इसे कहते हैं युग्मक संलयन या सिनेजेमी। सिनेंजियमी। इससे क्या बनता है? इससे बनता है एक द्विगुणित कोशिका डिप्लॉयड सेल, जिसे कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। यही जाइगोट आगे चलकर भ्रूण एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, ये तो हुआ एक नर युग्मक का काम। दूसरा वाला कहाँ जाता है? दूसरा नर युग्मक जाता है उस बड़ी सेंट्रल सेल के पास जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। हाँ, वो 2 केंद्रक। ये नर युग्मक उन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है। अब सोचो यहाँ कितने न्यूक्लियस मिल रहे हैं? एक नर युग्मक का न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3। बिल्कुल, 3 अगुणित हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिल रहे हैं। इसीलिए इस फ्यूजन को कहते हैं त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। इससे क्या बनता है? इससे बनता है एक त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एक ही भ्रूण कोश के अंदर 2 तरह के फ्यूजन हो रहे हैं, सिंगेमी, नर युग्मक प्लस अंडकोशिका, और ट्रिपल फ्यूजन, दूसरा नर युग्मक प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसीलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। एकदम सही। और ये दोहरा निषेचन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स यानी फूलों वाले पौधों की ही खासियत है। किसी और प्लांट ग्रुप में ये नहीं होता। ये वाकई अद्भुत है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। ट्रिपल फ्यूजन से जो पीईएन बना, वो जिस कोशिका में है, सेंट्रल सेल, वो अब बन जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी, और यही आगे विकसित होकर बनाती है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ये नाम सुना है। हाँ, एंडोस्पर्म असल में बनने वाले भ्रूण का भोजन होता है। अच्छा, तो अब दोहरा निषेचन हो गया, जाइगोट बन गया, पीईएन बन गया। अब शुरू होती हैं निषेचन के बाद की घटनाएं। बिल्कुल। अब भ्रूणपोष और भ्रूण का विकास होगा, बीजांड बीज में बदलेगा और अंडाशय फल में बदलेगा। ये सब घटनाएं साथ साथ चलती हैं। इसमें पहले क्या बनता है, भ्रूण या भ्रूणपोष? पहले भ्रूणपोष का विकास शुरू होता है। पहले खाना? क्यों? ताकि जब भ्रूण का विकास शुरू हो
तो उसके लिए पोषण तैयार हो। एक तरह का एडेप्टेशन है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भ्रूण को भूखा ना रहना पड़े। समझ गया। तो वो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पीईसी बनी थी, वो बार बार विभाजित होती है। हाँ, वो विभाजित होकर एक पोषक ऊतक एंडोस्पर्म बनाती है। इसकी कोशिकाएं भोजन से भरी होती हैं। सबसे आम तरीका जो होता है एंडोस्पर्म बनने का, उसमें पहले पीईएन बार बार डिवाइड होकर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनाता है, मतलब केंद्रक ही केंद्रक। फ्री न्यूक्लियाई सेल वॉल नहीं बनती? शुरू में नहीं, बाद में उनके चारों तरफ सेल वॉल बनती है और वो कोशिकीय सेल्यूलर हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कच्चा नारियल। नारियल कैसे? नारियल का जो पानी है वो असल में हजारों फ्री न्यूक्लियाई वाला एंडोस्पर्म है, और जो सफेद गिरी या गूदा होता है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है जो बाद में बनता है। अरे वाह, ये तो पता ही नहीं था। तो क्या ये एंडोस्पर्म हमेशा बीज में बचा रहता है? में भ्रूण के विकास के दौरान ये पूरा एंडोस्पर्म इस्तेमाल हो जाता है। बीज पकने तक वो खत्म हो जाता है। ऐसे बीजों को कहते हैं अभ्रूणपोषी या नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। और जिनमें बचा रहता है? जिनमें ये बचा रहता है और बीज के अंकुरण के समय काम आता है, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, अरंडी, नारियल, उन्हें कहते हैं भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज। एल्ब्यूमिनस, समझ गया। तो भ्रूणपोष बन गया। भ्रूण का विकास होता है जाइगोट से? हाँ, जाइगोट जो बीजांड द्वार वाले सिरे पर बना था वो विभाजित होना शुरू करता है। ज्यादातर जाइगोट तभी विभाजित होते हैं जब थोड़ा एंडोस्पर्म बन चुका हो, ताकि पोषण मिलता रहे। अच्छा। जाइगोट से पहले बनता है प्रो एम्ब्रियो, फिर वो गोलाकार होता है, फिर दिल के आकार का, और अंत में एक परिपक्व भ्रूण बन जाता है। द्विबीजपत्री डाइकॉट भ्रूण में क्या होता है? उसमें एक मेन एक्सिस होती है, भ्रूणीय अक्ष, और 2 बीजपत्र कॉटिलिडन्स होते हैं। अक्ष का जो हिस्सा बीजपत्रों के ऊपर होता है उसे एपिकॉटिल कहते हैं, जिसके सिरे पर प्रांकुर या प्लूम्यूल होता है। इसी से आगे तना और पत्तियां बनती हैं। और नीचे वाला हिस्सा? बीजपत्रों के नीचे वाला हिस्सा हाइपोकॉटिल कहलाता है, जिसके सिरे पर मूलांकुर या रेडिकल होता है। इसी से जड़ बनती है। रेडिकल के सिरे पर एक रूट कैप भी होती है सुरक्षा के लिए। और एक बीजपत्री मोनोकॉट भ्रूण में, जैसे घास या मक्के में? उनमें सिर्फ एक ही बीजपत्र होता है। घास परिवार में उसे स्क्यूटेलम कहते हैं। स्क्यूटेलम? हाँ, इसमें भी प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं, पर वो खास सुरक्षा कवच से ढके होते हैं। प्लूम्यूल कोलियोप्टाइल से और रेडिकल कोलियोराइजा से। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, ठीक है। तो दोहरा निषेचन हुआ, एंडोस्पर्म बना, भ्रूण बना, और ये सब हो रहा है बीजांड के अंदर। तो बीजांड का क्या होता है? निषेचन के बाद बीजांड पक्कर बन जाता है बीज, यानी सीड। अच्छा, ओव्यूल सीड बन जाता है। हाँ, बीज को आप कह सकते हैं कि वो भविष्य के पौधे का एक सुरक्षित पैकेज है। इसमें क्या क्या होता है? एक तो बीज का आवरण, सीड कोट। ये कहाँ से बनता है? ये बीजांड के जो इंटेग्यूमेंट्स थे ना, बाहरी परतें, उन्हीं से बनता है। वो सख्त होकर सुरक्षा कवच बना लेती हैं। ठीक है। और बीच में क्या होता है? बीजपत्र होते हैं कॉटिलिडन्स, जिनमें अक्सर भोजन जमा होता है, और भ्रूण अक्ष होता है जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं। वो माइक्रोपाइल का क्या होता है? वो छोटा छेद? वो बीज के आवरण पर एक छोटे से छेद के रूप में रह जाता है। ये जरूरी है क्योंकि बीज अंकुरण के समय यहीं से ऑक्सीजन और पानी अंदर जाता है। अच्छा, और जब बीज पकता है तो उसमें क्या बदलाव आते हैं? बीज पकने पर उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, वो सूख सा जाता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत धीमी हो जाती है, और भ्रूण एक तरह की सुप्त अवस्था, डोरमेंसी में चला जाता है। डोमेंसी मतलब सो जाता है? हाँ, एक तरह से। वो तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक उसे सही परिस्थितियां न मिले, यानी पर्याप्त नमी, ऑक्सीजन और सही तापमान। इन बीजों के क्या फायदे हैं पौधों के लिए? अरे बहुत फायदे हैं। एक तो बीज बनने से पौधे पानी पर कम निर्भर हो जाते हैं प्रजनन के लिए। दूसरे, बीज आसानी से दूर दूर तक फैल सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं, जिससे पौधा नई जगहों पर पहुंच सकता है। हाँ। तीसरे, बीज के अंदर भोजन जमा होता है जो नन्हे पौधे को तब तक पोषण देता है जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस न करने लगे। चौथा, उसका सख्त खोल भ्रूण को सुरक्षा देता है। और सबसे जरूरी ये कि बीज लैंगिक जनन का नतीजा है,
इसलिए उनमें नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं, विविधता आती है। सही बात है। और हमारे लिए, इंसानों के लिए? हमारे लिए तो बीज कृषि का आधार है। हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं, साल भर खाने के काम आते हैं और अगले मौसम में फसल उगाने के काम आते हैं। उनका सूख जाना और डॉर्मेंसी में चले जाना ही उन्हें स्टोर करने लायक बनाता है। और ये बीज अविश्वसनीय वक्त में लंबे समय तक जीवित भी रह सकते हैं। आपने जिक्र किया था वो लुपाइन का बीज जो आर्कटिक टुंड्रा में मिला। हाँ, ल्यूपिनस आर्कटिकस। अनुमान है कि वो 10,000 साल पुराना था और फिर भी अंकुरित हो गया। 10,000 साल? और वो खजूर का बीज? हाँ, फीनिक्स डैक्टाइलीफेरा, वो करीब 2,000 साल पुराना था। मृत सागर के पास खुदाई में मिला था और वो भी जीवनक्षम था। प्रकृति सच में कमाल की चीजें सहेज कर रखती है। अच्छा, तो जैसे बीजांड बीज में बदल रहा है, उसी समय अंडाशय, ओवरी का क्या हो रहा है? जैसे जैसे बीजांड पककर बीज बनते हैं, वैसे वैसे अंडाशय यानी ओवरी विकसित होकर फल यानी फ्रूट बन जाती है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। अच्छा, ओवरी से फ्रूट बनता है? हाँ, और ओवरी की जो दीवार होती है वो फल की दीवार यानी पेरिकार्प बन जाती है। फल भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ गूदेदार, कुछ सूखे। तो फलों का एक मुख्य काम बीजों को फैलाने में मदद करना भी है। ज्यादातर फल तो सिर्फ ओवरी से ही बनते हैं ना? हाँ, ज्यादातर फल सिर्फ अंडाशय से ही विकसित होते हैं। ऐसे फलों को कहते हैं वास्तविक फल या ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स। लेकिन कुछ पौधों में फल बनने में अंडाशय के साथ साथ फूल के दूसरे हिस्से भी मदद करते हैं, जैसे पुष्पासन, थैलेमस। थैलेमस। जैसे किस में? जैसे सेब में, स्ट्रॉबेरी में, काजू में, इनमें थैलेमस भी फल का हिस्सा बन जाता है। ऐसे फलों को कहते हैं आभासी फल या फॉल्स फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट। सेब एक फॉल्स फ्रूट है, ये तो नई बात पता चली। और क्या ऐसा भी होता है कि फल बिना निषेचन के ही बन जाए? हाँ, होता है। कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जैसे केला। केला, तभी उसमें बीज नहीं होते। हाँ, इस प्रक्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी, और ऐसे फल अक्सर बीज रहित होते हैं। आजकल ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करके भी पार्थेनोकार्पी कराई जा सकती है। दिलचस्प। तो हमने फूल से बीज और फल बनने तक का पूरा सफर देख लिया। अंत में दो और शब्द थे, असंग जनन एपोमिक्सिस और बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी। ये क्या है? हाँ, अपोमिक्सिस बड़ी मजेदार चीज है। देखो, आमतौर पर तो बीज निषेचन के बाद ही बनते हैं। हाँ, पर कुछ पौधे हैं जैसे एस्ट्रेसी फैमिली के या घासें, उन्होंने एक ऐसा तरीका विकसित कर लिया है जिससे वो बिना निषेचन के ही बीज पैदा कर लेते हैं। बिना निषेचन के बीज? ये कैसे मुमकिन है? फल तो बन सकता था बिना निषेचन के, पार्थेनोकार्पी से, पर बीज? हाँ, बीज भी बन सकता है। इसे कहते हैं असंग जनन या एपोमिक्सिस। ये है तो अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर ये लैंगिक प्रजनन की नकल करता है, मिमिक करता है। ये होता कैसे है? इसके भी कई तरीके हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो अंड कोशिका बनती है वो बिना मियोसिस के ही बन जाती है, मतलब वो डिप्लॉयड ही रहती है, और फिर वो बिना निषेचन के ही सीधे भ्रूण में विकसित हो जाती है। अच्छा। या फिर एक और तरीका है जो ज्यादा कॉमन है, जैसे नींबू या आम की कुछ किस्मों में होता है। उसमें भ्रूण कोश के आसपास की जो बीजांडकाएं, न्यूसेलस की कोशिकाएं होती है ना, हाँ। वही कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं, भ्रूण कोश के अंदर घुस जाती हैं और भ्रूण बना देती हैं। न्यूसेलस की कोशिकाएं भ्रूण बना देती हैं। हाँ, अगर ऐसा होगा तो एक ही बीजांड में कई सारे भ्रूण बन सकते हैं। एक तो नॉर्मल वाला अगर निषेचन हो, और बाकी ये न्यूसेलस वाले। बिल्कुल। और इसी स्थिति को कहते हैं बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। एक ही बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण का होना। कभी संतरे का बीज दबाकर देखना, उसमें कई छोटे छोटे अलग अलग साइज के भ्रूण दिख सकते हैं। अच्छा। और ये जो एपोमिक्सिस से बने भ्रूण हैं, ये जेनेटिकली कैसे होंगे? ये बिल्कुल अपनी माँ के जैसे होंगे, क्योंकि इनमें निषेचन तो हुआ ही नहीं, कोई दूसरा पेरेंट तो शामिल ही नहीं है। तो ये एक तरह से माँ पौधे के क्लोन होते हैं। क्लोन? इसका क्या महत्व हो सकता है एपोमिक्सिस का? इसका बहुत बड़ा महत्व हो सकता है, खासकर खेती में। सोचो, हम संकर किस्में, हाइब्रिड वैरायटी उगाते हैं। हाँ, ज्यादा पैदावार के लिए। बिल्कुल। लेकिन हाइब्रिड बीजों की एक दिक्कत है, उन्हें हर साल नया बनाना पड़ता है। अगर आप हाइब्रिड फसल से मिले बीजों को अगले साल बोएंगे तो उनके गुण वैसे नहीं रहेंगे, वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। हाँ, ये तो सुना है। और हाइब्रिड बीज महंगे भी होते हैं। बहुत महंगे। तो किसानों के लिए ये खर्चीला सौदा होता है। अब सोचो,
अगर हम इन हाइब्रिड किस्मों को एपोमिक्सिस के जरिए बना सकें तो जो बीज मिलेंगे वो भी हाइब्रिड ही होंगे और उनके गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे है? क्योंकि वो तो क्लोन है, उनमें सेग्रीगेशन नहीं होगा। मतलब किसान एक बार हाइब्रिड बीज खरीद कर फिर उसी फसल के बीजों को बार बार इस्तेमाल कर पाएगा। हाँ, उन्हें हर साल महंगे हाइब्रिड बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो क्रांति ला सकता है। बिल्कुल, इसीलिए दुनिया भर की लैब्स में इस पर बहुत रिसर्च चल रही है कि एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स को कैसे समझा जाए और कैसे इसके जीन्स को हाइब्रिड किस्मों में डाला जाए। वाकई, तो ये थी फूलों वाले पौधों के लैंगिक प्रजनन की पूरी अद्भुत कहानी। कहाँ से शुरू हुई परागकणों और भ्रूणकोश के बनने से, फिर उनके मिलने के लिए परागण की अलग-अलग रणनीतियां, हवा, पानी, जानवर। हाँ, फिर वो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, वो पहचान की प्रक्रिया, और फिर वो अनोखा दोहरा निषेचन जिससे भ्रूण और उसका भोजन एंडोस्पर्म बना, और अंत में बीजांड का बीज में और अंडाशय का फल में बदलना। साथ ही हमने पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी जैसे विशेष रास्ते भी देखे। एक बहुत ही जटिल पर बेहद सुनियोजित और सफल प्रक्रिया है ये प्रकृति की। बिल्कुल। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ने का समय है। कभी सोचा है एक नन्हा सा अंजीर, फिकस का बीज, वो कैसे एक विशाल बरगद जैसा पेड़ बन जाता है जो खुद फिर लाखों बीज पैदा करता है? प्रकृति की ये जो जबरदस्त क्षमता है, जहां एक इतनी छोटी सी शुरुआत से इतना बड़ा जीवन रूप, इतना बायोमास खड़ा हो जाता है, क्या इसके बारे में सोचने पर हमें कुछ और सीखने को मिल सकता है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।